राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ गए हैं बंटी भाई, बंटी सिंह जी। बंटी भाई, पिछले एक हफ्ते से आपने महसूस किया होगा कि विनेश फोगाट की राजनीति और उनका रुदन, जिसको हम लोग आरआर बोलते हैं, वो फिर से शुरू हो गया है। आज से 5 महीना पहले इन्होंने घोषणा की थी कि वो अपना संन्यास खत्म करके वापस कुश्ती के अखाड़े में कदम रख रही हैं और लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भारत के लिए पदक जीतने का उनका संकल्प है, वो पूरा करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो अब उसका एक प्रोसेस है, वो आपको प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस पूरा करने की बजाय इन्होंने डे 1 से राजनीति शुरू कर दी। अब भैया प्रोसेस क्या है कि मेन स्ट्रीम में आप लूप लाइन पे बैठी थी इतने दिनों से, 2 साल से आप लूप लाइन पे थी। पहले पेरिस ओलंपिक के बाद आपने संन्यास की घोषणा कर दी, आप प्रेग्नेंट हो गई, फिर आपने राजनीति में आने की घोषणा कर दी, एमएलए का टिकट मिला, एमएलए हो गई, और फिर लगभग 1.5-2 साल बाद आपने कहा कि मैं फिर से अब पहलवानी करूंगी। तो आप जिस मेन लाइन पे थी, जैसे रेलवे में मेन लाइन से उतर के लूप लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, तो आप लूप लाइन पे खड़ी हो गई थी। अब वापस मेन लाइन पे आने की एक प्रक्रिया है। पहला कि आप हैं एक इलीट। देखिए, 2 किस्म के खिलाड़ी होते हैं, मैं आपको बताऊं। एक होता है एक नया बच्चा है, जीवन में पहली बार सब जूनियर लड़ा, यूथ लड़ा, इंडिया में फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ आया, और उसको पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। नेशनल्स में गोल्ड आया, कहीं भारत में भेज दिया गया किसी टीम में। एक तो ये रास्ता है। एक होता है एलीट प्लेयर, जो कि 20 साल पुराना वेटरन है, 2-3 ओलंपिक खेल चुका है। तो ये क्या होता है, विभिन्न पैनल्स पे पहले से इम्पैनल्ड होता है। जैसे डोपिंग का एक पैनल होता है, पुराने खिलाड़ियों का रेगुलर डोप टेस्ट किया जाता है। अगर आपका पिछले 6 महीने में रेगुलर डोप टेस्ट नहीं हुआ है, आप पे निगरानी से आप बाहर हैं, तो आपको किसी भी बड़ी प्रतियोगिता में शामिल नहीं करेगी। नाडा और वाडा आपको क्लियरेंस नहीं देंगी। जैसे एक हवाई जहाज, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, दर्शकों को बड़ी आसानी से समझ में आएगा। जैसे एक हवाई जहाज है, वो पिछले 6 महीने से खड़ा है, तो क्या अचानक आप उसमें 400 यात्री बैठाएंगे और उड़ा देंगे? नहीं ना। एक बार उसका पूरी जांच करेंगे कि अरे भैया, इसको कहीं चूहे तो नहीं, इसकी कोई तार तुर कुतर गए, कहीं इसमें कोई जंग तो नहीं लग गया, कोई इसकी कोई एक सेंसर खराब तो नहीं हो गया खड़े खड़े, हवा, नमी, टेम्परेचर, ठंड के कारण। तो प्रॉपर उसकी जांच होगी, तभी तो उसको एयर वर्दी घोषित किया जाएगा। उसी तरह खिलाड़ी को भी अब सीधे ओलंपिक नहीं भेज सकते। तो वो एक टेस्टिंग पूल बनता है। और जिस दिन आपने संन्यास से वापसी की घोषणा की, उसके 6 महीने तक आप टेस्टिंग की प्रक्रिया में रहेंगे, और 6 महीने बाद आप किसी मेजर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। पहला रूल। उन्होंने इसी रूल का जो है उल्लंघन कर दिया। अच्छा, बात यह है कि अगर आपको वापस पहलवानी करनी है, तो आपको अपने पुराने लड़ाई झगड़े, विवाद, मुकदमेबाजी, आंदोलन, इसको वापस रिवाइव करने की क्या जरूरत है? आप आइए, सीधे कुश्ती लड़िए। WFI के एक प्रक्रिया है, उसमें शामिल हो जाइए, अपने आप सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। पर इन्होंने पहले दिन से टकराव का रास्ता अपनाया, पहले दिन से। अच्छा, जैसे ही इन्होंने पहला बयान किया, तो एक लॉबी है पूरे, जो कि हरियाणा, राजस्थान, कुछ पार्ट्स ऑफ पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
में सक्रिय है। राजनीति की एक बहुत स्ट्रांग लॉबी है। मैं उसको ना बड़ा क्लोजली वॉच करता हूं। तो जैसे ही इन्होंने पहला विवादास्पद बयान दिया, वो लॉबी तुरंत सक्रिय हो गई और लगी ब्रजभूषण शरण सिंह को घेरने। पहला तो ये होगा कि साहब हमको रजिस्ट्रेशन ही नहीं करने दे रहे हैं, ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट हो रहा है, नंदिनी नगर में क्यों हो रहा है, मैं सुरक्षित फील नहीं हूं। उस नंदिनी नगर में 1500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 1499 को सुरक्षा की दृष्टि से कोई खतरा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। और उस नंदिनी नगर में 100 से ज्यादा नेशनल हो चुके हैं पिछले 20 सालों में, 100 से ज्यादा। आज तक कभी भी सुरक्षा को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया किसी खिलाड़ी, कोच, अभिभावक ने, दर्शक ने। इनको वहां खतरा हो गया और इसको लेके फिर पूरे हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक राजनीति शुरू हो गई, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह को फिर से घेरा जाने लगा। फिर से वो सारी पुरानी मुकदमेबाजी याद दिलाई जाने लगी। और अब फिर मैंने देखा कि ये जानबूझ के विवाद पैदा करने गोंडा नंदिनी नगर पहुंच गई ब्रजभूषण सिंह के घर, जहां उन्हें खतरा है, जहां इनको खतरा है। तो चाकू के पास खुद पहुंच गया। अच्छा, पिछले 4 दिनों में नेशनल मीडिया ने और राजनीति की उस लॉबी ने जिस तरीके से इस घटनाक्रम को राजनैतिक ट्विस्ट दिया है और जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को घेरने की कोशिश हुई है गोंडा में, नंदिनी नगर में, तो आप तो राजपूत ठाकुर राजनीति को बड़ा महीनी से बड़ी बारीक तरीके से समझते हैं। आपका क्या पहला रिएक्शन, आपका क्या है इस पे कि क्या जानबूझ के ब्रजभूषण सिंह को घेरने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल 100% यही सही बात है। और जिनका नाम आपने लिया, जिन मोहतरमा का, वो अब कांग्रेस की लीडर हैं, कांग्रेस की एमएलए हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में आप कह सकते हैं, वो रश्मि रथी में एक कविता थी, शायद दिनकर ने लिखी है, कि सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। तो जो ये अटैक इन लोगों ने किया बड़ी लंबी तैयारी से, जिसमें हरियाणा की, जो आप कह रहे हैं, जिस समाज का एक लॉबी था, कॉर्पोरेट्स थे, उसमें कई बाबा, काना बाबा, कौन बाबा थे, सब लोगों ने मिलकर जो अटैक किया, और उससे जिस तरह से बचकर निकले, ईमानदार और सत्यता थी उनके पक्ष में तभी निकले, तो जो बचकर निकले, ये इन लोगों को कसक जा नहीं रही है। और खास करके जिस पार्टी की नौकर है, मैं भी किसी पार्टी का नौकर हो सकता हूँ, पार्टी में नौकर और मालिक ही रह गए, जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वो एम्प्लॉई है या नौकर है, नौकर उनको ही लगे, तो उनके नेता या एमडी जो राहुल जी और प्रियंका जी की सबसे अधिक भद इसी में पीटी, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चाहिए, हमको जो ठाकुर राजनीति पर आप पूछे हैं, तो आप देखिएगा देश में वो चिगिद्ध की तरह अपने आदमी छोड़े रहते हैं, उनको वही चाहिए जहां हमारा टारगेट में कोई ठाकुर, और वहां 2 ठाकुर एक साथ इन लोगों के टारगेट में मिल गए हैं। एक जिन ब्रजभूषण शरण सिंह, दूसरे जो संत हैं, लेकिन इन लोगों ने तमगा उनको दिया है, तो हम भी मान लेते हैं कि वो ठाकुर हैं, ठाकुर योगी आदित्यनाथ। तो मेरी समझ से जो 1 हफ्ते से ड्रामा शुरू हुआ है और नेशनल मीडिया जिस तरह से ट्विस्ट दे रही थी, जैसे हाथरस को उसने किया, एक सादे सीधे एक लाइन के झगड़े को उतना बड़ा निरसंस बनाया, और तो इसमें 2 लोग टारगेट किए जा रहे हैं। पहले ब्रजभूषण शरण सिंह, क्योंकि वो भी म्यान में रहने वाले तलवार है नहीं। आपने ठाकुरों की राजनीति की बात की, तो ठाकुरों का प्रथम कार्य, शास्त्रों में जिसको यकीन है, वेद पुराण में जिसको यकीन है, उसके अनुसार तो राजनीति ही है। तो तलवार में रहने वाले म्यान न योगी आदित्यनाथ हैं, न ब्रजभूषण शरण सिंह। इन लोगों को लगा कि चुनाव का मौका भी है, तो इससे ठाकुरों को भी टारगेट करेंगे। 2 ये बड़े स्तंभ हैं उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी के, इनको भी टारगेट करेंगे। इस रणनीति के तहत इनको पैदा किया। अब बताइए, तरबूजा खुद चाकू के पास चला जाए, मैं मान लूं, मेरी जानकारी में तो मैं भी बीच का वहीं सिवान का रहने वाला हूँ, कलकत्ता से लेकर लखनऊ तक नंदिनी नगर जैसा सिस्टमेटिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहीं नहीं। आप तो गए होंगे वहां, मैं भी गया हूँ। बसाया हुआ जगह है, नंदिनी एक गाय के नाम पर बसाया हुआ है, और वो मतलब स्कूल कॉलेज के साथ स्पोर्ट्स के लिए कहीं ज्वाइंट उस तरह का पूरे उत्तर भारत में जगह नहीं है, और वहां वो चली गई। मैं
मान रहा हूं कि आपके घर आने से मैं जल जाऊंगा और मैं खुद ही चला आऊं और सुरक्षित आ भी जाऊं, सुरक्षित तब कितना बड़ा उनको खतरा है कि इतना बड़ा तैयारी और उसका मेन हीरो बनकर गई कि मैं जाऊंगी और ब्रजभूषण को घर में ललकारूंगी। ये तो सच्चाई है कि वहां ब्रजभूषण शरण सिंह कि वो जितना डेंट कराने का और यूपी गवर्नमेंट को जितना डेंट करने का प्रयास करके गई, जो टास्क उनको दिया गया जिस लॉबी के द्वारा या जिस पार्टी के द्वारा, उसको उन्होंने बखूबी पूरा किया है और सुरक्षित वापस भी आई। हमारे ख्याल से उनसे कोई शब्दों से भी मिसबिहेव नहीं किया। ये गोंडा के लोगों को सज्जनता है और ये गोंडा उत्तर प्रदेश के लोगों की बदनामी भी है जो करके आई है, दोनों है। सज्जनता को उन्होंने कहा कि आप चली जाइए यहाँ से सुरक्षित, आप जो करना है, जितना एक्टिंग मुजरा करना है कर लीजिए। अब तो ये राजनीतिक मुजरे ही वो कर रही हैं। और दूसरा बदनामी इसलिए है कि लोग वो कह सकती है अपने लॉबी में जाकर इनर सर्किल में बैठ कर, जो उनकी टीम है 6-7 रेप विक्टिम्स की, उसमें कह सकती है मैं तो घर में घुस के आ गई ठाकुर को ललकार के, वो हरियाणा में बैठ के कह सकती है। बट ये पूरी तरह से राजनीतिक उचित नहीं, हरियाणा में यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि हमारी बेटी वहां घर में उसके घर में घुस के ललकार रही है, वाह हमारी बेटी तो शेर है। हाँ, शेरनी है, यही नैरेटिव चल रहा है हरियाणा में। हाँ, वो चल रहा है। मैंने अपने आकलन पर, चूंकि आपने कहा मैं भी थोड़ी सी ठाकुरों की राजनीति को समझता और करता हूं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि वो बैठकर अपने यहाँ यही प्रवचन गा रही होंगी और उसमें स्वयं आत्म प्रशंसा की जो गीत है सब लोग कहते हाँ बहुत बहुत अच्छा। लेकिन एक काम तो बड़ा ये हुआ कि ये लोगों को पता चला कि दुनिया में सबसे मोलेटेशन का, क्राइम का सबसे बड़ा गंदा जगह नंदी नगर से एक बिटिया अकेले निहत्था बिना आर्म्स के जाकर हरियाणा की, वहां उनको गाली गलौज करके उसके हेड कमांडर को, जिसको वो लोग कमांडर ही समझते हैं, उनको गाली गलौज करके, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को गाली गलौज करके वो सुरक्षित आ सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है सकारात्मक पक्ष में अब हरियाणा के लोगों या जो लोग भी ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, राजनीति अपनी खेल रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अब बहुत अति हुआ और अब उस पर आरोप लगाने से, नंदिनी नागर को क्राइम स्थल से और वहां के लोगों को हिंसक बताने से बचना चाहिए। बाकी ये पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह दोनों लोगों को टारगेट करने का प्रयोजन है, तैयारी है। और इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे नेताजी खुद बता देंगे, ये बहुत दिन की बात नहीं, हम लोग भी अभी बिना साक्ष्य कुछ बताना ठीक है। हो सकता है कि इसमें बीजेपी के अंदर के भी लोग कुछ शामिल हो, तो जो होता रहता है हर 6 महीना पर लखनऊ में कसरत होती है कि योगी जी को ठंडा किया जाए किसी किसी इशू पर। आप गौर करेंगे सिस्टमेटिक, जब से वो सीएम है 6 महीना अस्थिर उनको नहीं रहने दिया जाता है, तो 6 महीना के बाद कभी उनको कुलदीप सिंह सेंगर के नाम पर, आप गौर करिएगा मैं जो बात कह रहा हूँ, क्योंकि आपने ठाकुर राजनीति की बात की उस पर मैं कह रहा हूँ। योगी में तो कोई छेद निकाल नहीं सकते, कोई क्राइम, कोई जातिगत, कोई भेदभाव, कोई लूट खसोट आप कर नहीं सकते, तो उनको कैसे टारगेट किया जा सकता है, किया जाता है, सकता नहीं है। कभी हाथरस के बहाने, कभी सेंगर के बहाने, कभी बाबू ब्रजेश सिंह के बहाने, कभी धनंजय सिंह के बहाने, कभी ब्रजभूषण सिंह के बहाने, एक सिस्टम बना हुआ है और ये नैरेटिव तय करके किसी न किसी को टास्क दिया जाता है। पिछले जब भी बदनाम करने के, नेशनल मीडिया पर भी मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मेन स्ट्रीम मीडिया और प्रिंट की बात कर रहा हूं, जब देखिएगा किसी ने व्यक्तिगत या सामाजिक या चारित्रिक फाइनेंशियल आरोप कभी नहीं लगाया है योगी आदित्यनाथ। सबको इन किसी के बहाने, इस बार के मोहरे ब्रजभूषण शरण सिंह, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, उसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये इस बार जो नैरेटिव शुरू हुआ है तो इनको एक विक्टिम कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो अब तक था हमारी बेटी का शोषण हो गया, अब इनका जो नैरेटिव चल रहा है ना कि हमारी बेटी मां बन गई और एक मां को नहीं खेलने दे रहे। भाई हमारी बेटी अगर मां बनी है बहुत अच्छी बात है, हमें पूरी सहानुभूति है। आपको तो कितनी खुशी, पिता को खुशी होनी चाहिए, जो भी उनके पिता होंगे। आजकल तो बड़ी लड़ाई जो भी चल है रही है पिता, परंतु अब चूंकि हमारी बेटी मां बनी है नई नई, इसलिए क्या उसके लिए नियमों को ताक पर रख दिया जाएगा? वहां नियम है सिर्फ डोप टेस्ट का। भाई पहला नियम है कि आप पिछले 6 महीने से डोप में क्लीन हैं, आपने पिछले 6 महीने में कोई शक्तिवर्धक दवा नहीं ली है। ये जो हमारे खिलाड़ी होते हैं ना, ये तो ये हमारा जो मीडिया होता है, ये
इनको कुछ अता पता तो होता नहीं है। अभी क्या हुआ है कि नंदिनी नगर में जो ओपन रैंकिंग सीरीज हुई है उसमें बाथरूम में कुछ सिरिंजेस फेंकी हुई मिली, तो इन्होंने लिखना क्या शुरू किया कि खिलाड़ी नशे का प्रयोग कर रहे थे। अरे भैया, नशा नहीं होता है वो। नशे में सिरिंज से लिया जाने वाला नशा एक अलग चीज होती है, शक्तिवर्धक दवाइयां एक अलग चीज होती हैं, वो स्टेरॉइड्स होते हैं, और कई बार वाइटामिन्स या पेन किलर्स, पेन रिलीवर्स भी लिए जाते हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं। जैसे न्यूरोबियन का इंजेक्शन लेते हैं कुछ लोग। अब न्यूरोबियन जो है वो एक मल्टीविटामिन है, पर मीडिया में आपने पढ़ा होगा कि नशीली दवाओं का सेवन कर रहे थे वहां पे पहलवान खिलाड़ी। नहीं करते हैं, वो शक्तिवर्धक दवाओं के लिए भी इंजेक्शन लिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं। तो अब आपने इस प्रकार के किसी पदार्थ का सेवन करके जो इसको बेईमानी माना जाता है ना, डोप को क्या बेईमानी माना जाता है, कोई बेईमानी नहीं, ताकत तैयार कर ली। हाँ, कृत्रिम ताकत आपने नहीं ली है। तो इसके लिए वो 6 महीने का एक पीरियड है कि आप डोप टेस्ट कराइए और पार्टिसिपेट कीजिए। अब डोप टेस्ट के अपने अलग अलग नियम होते हैं, आपको वेयर अबाउट्स देने पड़ते हैं कि अगले 3 महीने तक, 3-3 महीने के साल में 4 बार आपको नाडा वाडा को और अपने फेडरेशन को बताना होता है कि इन तारीखों में अगले 3 महीने तक मैं इतने बजे से लेकर इतने, प्रतिदिन 1 घंटे का विंडो, जैसे शाम को आमतौर पर खिलाड़ी प्रैक्टिस के समय का विंडो दे देते हैं कि शाम को 6 से 7 बजे मैं अगले 1 महीने तक आईजी स्टेडियम में हॉल नंबर 6 में मैट नंबर 6 पर उपलब्ध मिलूंगी, या मैं फलाने भिवानी के भीम स्टेडियम में रेसलिंग हॉल में शाम 6 बजे से 7 बजे तक पूरा मई महीने में उपलब्ध रहूंगी, ऐसे। और उसके लिए सिंपल आपको एक मेल डालनी होती है या एसएमएस कर दीजिए, सिंपल व्हाट्सएप कर दीजिए। मान लीजिए आपने लिख रखा है कि आप 1 महीना तक भीम स्टेडियम में रहेंगे, परंतु आपको 1 हफ्ता कहीं जाना पड़ गया, तो आप उसमें लिख दीजिए कि नहीं, मैं इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक अगले हफ्ते मैं भीम स्टेडियम में नहीं, मैं सोनीपत के साई सेंटर पे रहूंगी। सिंपल एक व्हाट्सएप करना होता है, उसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है, जिससे नाडा और वाडा जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं उनको ये पता रहे कि हमें खिलाड़ी का एकदम छापा टाइप मारा जाता है, अचानक पहुंच के टेस्ट सैंपल ले लिया जाता है, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल इत्यादि। तो वो वेयर अबाउट्स देने पड़ते हैं, वो इन्होंने नहीं दिए, तो उसका एक नोटिस सर्व कर दिया। एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसे वेयर अबाउट फेलियर जब होते हैं तो अक्सर नोटिस आते रहते हैं खिलाड़ियों को, खिलाड़ी अपना स्पष्टीकरण दे देता है कि साहब इन कारणों से उस दिन मैं वहां उपस्थित नहीं, बात खत्म हो जाती है। पर जब आपने राजनीति करनी है तो आप वितंडावाद इसी तरह करते हैं जैसा अब चल रहा है। तो ये मुझे इसका ऐसा कि देखिए, पंजाब में भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या जाटों की है, उनके लिए भी एक भावनात्मक मुद्दा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा, वहां पर भी तो भाई म्हारी बेटी के साथ फिर से शोषण हो गया। म्हारी बेटी मां बनी थी और मां हमारी बेटी को कुश्ती नहीं लड़ने दे रही, ब्रजभूषण की रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जाट लॉबी द्वारा एक मुद्दा बनाया जा रहा है और ब्रजभूषण शरण सिंह के कंधे पे रख के बंदूक चला के बीजेपी को घेरने का प्रयास हो रहा है, और जाटों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा तैयार किया जा रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जाटों की ही नहीं, मुझे लगता है कि ये कॉर्पोरेट और कांग्रेस की
आप देखेंगे उसमें जितने लोग एक्टिव हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, जाटों का स्पेशली नहीं है, पूरे तरह से नहीं है, क्योंकि जाटों में भी काफी लोग चाहने वाले हैं और जो सच जानते हैं वेस्टर्न के काम ब्रजभूषण बाबू के संपर्क में होंगे। ये कांग्रेस और कॉर्पोरेट का एक मिलीभगत है। राजनीतिक, इसको राजनीतिक जो गोटी चली जा रही है कांग्रेस और जी। कॉर्पोरेट का है कि चूंकि एक धक्का ये लोग मार चुके हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह की पर्सनालिटी को जो लोग भी जानता है तो घायल चीता मौके के इंतजार में रहता है, वो भी घर बैठने वाले लोग नहीं है। और शुक्र है कि ब्रजभूषण शरण सिंह उस समय नंदिनी नगर में नहीं थे, नहीं तो ये तो जो खबरें आप कह रहे हैं मैं देख लूंगा, वो जो सिरिंज और नशीली दवाइयां है ना, वो लोग बड़े पढ़े लिखे जो विद्वान है ना, सो कॉल्ड विद्वान, बंगाल के भद्रलोक की तरह दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, तो यहाँ तक लिख देते कि ब्रजभूषण ही ये नशीली दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है। ये कुछ भी लिखने में कोई बड़ी बात नहीं। कैरेक्टर असैसिनेशन का सबसे बड़ा काम तो कलम से ही किया जाता है, बंदूक से नहीं किया जा सकता। बंदूक से तो आप किसी को मार सकते हैं, और कलम से तो आप तिल तिल कर मारते हैं, उसकी कई पीढ़ियों को मारते हैं, पल पल को उसको मारते हैं। तो ये कॉर्पोरेट और कांग्रेस का एक अभियान जो मेरे ख्याल से 2-2.5 साल पहले चला और असफल हुआ, उसका ये रिपीट प्रयास है। और जब से ममता बनर्जी की हार हुई है तब से कांग्रेस की माछे खिली हुई है। उसको लग रहा है कि पूरा मैदान खाली, अंधों में काना राजा मैं ही रहूंगा। वो जो राहुल चाचा है विपक्ष के, तो उनको लग रहा है कि अब बाकी तो सब लगे निपटा ही दिए, लोग निपट गए, केजरीवाल से लेके चौटाला से लेके ममता बनर्जी, उधर डीएमके सीएम के सब निपट गए। अब उनको लग रहा है कि मैं ही कांग्रेस का बादशाह हूं और एक देश की सबसे बड़ी पार्टी हूं। उनका इस तरह का बयान भी आया। तो ये मुझे लग रहा है कांग्रेस और कॉर्पोरेट में बड़े लोग, बाबा बाबा सब शामिल होंगे, जो वो लोग व्यक्तिगत बनाए हुए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह से। तो उनको है कि एक सेकंड अटेम्प्ट लेते हैं, इसका 2 लाभ होगा उनके अनुसार, जो उनका आकलन होगा। एक तो ब्रजभूषण चित हुए तो ठीक है, वाहवाही, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर फिर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। नहीं भी हुए तो जो कुछ भी डेंट कर सके बीजेपी का और योगी आदित्यनाथ का। मैं फोरकास्ट कर रहा हूं, कल्पना है मेरी, सूचना नहीं है, गलत भी हो सकती है। आप देखेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह और ये नंदिनी नगर की घटना, और ये कोई आश्चर्य नहीं हो कि विनेश फोगाट जैसे लोगों को कांग्रेस अपने स्टार प्रचारक बना दे, जब वो उतनी बदहवास और बदतमीज उन्नाव की तथाकथित पीड़िता की मां को जब टिकट देकर और स्टार प्रचारक के लोग बना सकते हैं, प्रियंका के बगल में खड़ा होकर उसको नचा सकते हैं, जिसका सारा सर्टिफिकेट दुनिया के पास आ चुका है। तो ये लोग विनेश फोगाट को यूपी चुनाव में स्टार प्रचारक बनाएंगे, और राहुल भैया के कंधे में हाथ डाल के, ब्रजभूषण बाबू तो सटा देते थे, वो बिन सटाए हुए बीच में लाठी लगा के वो प्रचार करेंगी। और इस चुनाव का मुद्दा भी, चूंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, देश में मुद्दा नहीं है, यूपी तो छोड़ दीजिए, तो यूपी में कांग्रेस का मुद्दा पिछली बार खाट वाट उनका प्रशांत किशोर बिछवाइए दिए थे, 27 साल खाट कैसे बिछी आपको मालूम है। तो एक मुद्दा तैयार कांग्रेस और कॉर्पोरेट का, चूंकि मैं इसमें किसी भी बसपा इंक्लूडिंग सपा, इनके नेताओं का और इनके लोगों का कोई इसमें एक्ट नहीं देख रहा हूं जिस पर मैं आपत्ति दर्ज करूं या ब्रजभूषण शरण सिंह आपत्ति दर्ज करें। रही बात फेडरेशन की, तो फेडरेशन ने रोक लगाई, तो फेडरेशन के अध्यक्ष संजय सिंह है, चयनित अध्यक्ष है, कोई थोपे नहीं गए हैं, थोपने का सिस्टम भी नहीं है, समझदार हैं, पहलवान है, पढ़े लिखे, उनका अनुभव है, इस फेडरेशन में लंबे समय तक यूपी के इसके पहले अध्यक्ष थे, तो उनका रहने का अनुभव है, तो उन पर आरोप होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जो भी टारगेट हो रहा है रेसलिंग के बहाने, इसीलिए जो आप कह रहे हैं ना बितंडा इनकी, तो जानबूझ कर रहे हो। किसी फिल्म में आपने देखी होगी ना कि किसी एमडी को अपने स्टाफ को हटाना है तो सब कुछ उसका ठीक है, तो कह रहे हैं तुम्हारे जूते पसंद नहीं, तो कोई ना कोई कमी निकाल के ये लोग संजय सिंह का कहीं नाम नहीं लेते हैं, जो पदधारक हैं चयनित लीगली तरीके से। ये लक्ष्य सिर्फ ब्रजभूषण सिंह है, ब्रजभूषण शरण सिंह की लोकप्रियता है, उनकी बीजेपी पार्टी है, और इसके लिए कांग्रेस और कॉर्पोरेट का मुद्दा मेरे हिसाब से बनाया जा रहा है। मैं उसमें अन्य पार्टियों को थोड़ा सा अलग करता हूं। लेफ्ट तो खैर दुनिया से ही खत्म हो गई, बिहार से भी, इंडिया से भी खत्म हो गई, और सपा बसपा का मैं इसमें कुछ नकारात्मक रोल नहीं देख रहा हूं, जबकि वहां उनके प्रभावकारी एमपी एमएलए बगल में ही है, उनके सांसद हैं, विधायक हैं। तो ये मुद्दा कांग्रेस का है। और विनेश फोगाट एक चेहरा बनी है कि तुम शहीद हो जाओ तब भी तुम हमारी एमएलए हो, अगर तुम कुछ सफल हो जाओ तो तुमको हम तलहत्ती पर नचाएंगे लेकर। वो माँ बनी है, तो उनकी माँ बनने के बाद, शादी होने के बाद पतियों की जिम्मेदारी होती है, तो वो जाटों की बेटी नहीं है, किसी की पत्नी है, और उनके पति को इस बात को समझना और समझाना चाहिए। और दूसरा, ये करके मेरे ख्याल से उन्होंने एक और ड्रामा शुरू किया है कि जो कुछ लोग नंदिनी नगर के प्रोग्राम में हरियाणा के भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे होंगे, उनकी और संख्या सीमित की जाए, बाहर से लोग जो जा रहे हैं, जो अपनी बेटियों को भेज रहे हैं, उनको डराया जाए। ऐसा मैं मनोवैज्ञानिक रूप से सोच रहा हूं कि वहां नहीं जाया जाए और उस सेंटर को बदनाम किया जाए। ब्रजभूषण सिंह को तो बदनाम कर दिया, उसमें प्राथमिक स्तर पर वो सफल भी हो गए, कम से कम उनकी संसदीय यात्रा को तो रोके ही ना। देखिए, नंदिनी नगर को और लखनऊ के साई सेंटर को बदनाम करने का तो बहुत पुराना षड्यंत्र चला आ रहा है, पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है। उसी का नंदिनी नगर को एज ए वेन्यू नंदिनी नगर को बदनाम करना और लखनऊ के साई सेंटर को,
बदनाम करना, ये इनका पुराना एजेंडा। अच्छा, उसमें एक मैं पेंच और बता रहा हूं आपको। देखिए, ये जो पहलवानों का जो ये फर्जी आंदोलन हुआ, उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह जी का जो केस जो है वो पूरे देश में डिस्कस जब किया गया, तो पूरे देश में समझदार लोगों को एक बात महसूस हुई कि ये एक फर्जी आंदोलन था और एक इसमें निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोप लगा के फंसाया गया। फर्जी और प्रायोजित आंदोलन भी, प्रायोजित आंदोलन था। तो उसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि उत्तर प्रदेश से बाहर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाकों में जहां जहां राजपूत कंसंट्रेशन है जनसंख्या का, उस एरिया में ब्रजभूषण शरण सिंह की लोकप्रियता बेतहाशा बढ़ी है। मैं आपको बताऊं कि अभी पीछे एक क्षत्रिय परिवार की एक लड़की है, भिवानी जिले की। भिवानी मतलब आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली से लगभग 125 किलोमीटर और आगे टुवर्ड्स राजस्थान। तो वहां उस बच्ची का कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेडल आया तो उसका सम्मान किया, और उसके सम्मान समारोह में वहां के स्थानीय लोगों ने ब्रजभूषण शरण सिंह को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया। और ब्रजभूषण शरण सिंह जी दिल्ली से उनका काफिला चला, तो वो रास्ता है ना वाया रोहतक, कलानौर होते हुए भिवानी जाते हैं। तो सर रोहतक और झज्जर के जिन इलाकों से उनका काफिला गुजरा, हर 5-10 किलोमीटर पर रोड के किनारे बड़े बड़े गेट और पंडाल बना के उनका स्वागत हुआ जगह जगह पे, और भव्य स्वागत हुआ। और कम से कम 4-4.5 घंटा उनको लग गया 120 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में। और जहां भिवानी में जो सभा स्थल था वहां हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। और ऐसे कम से कम पिछले 3 सालों में 50-60 बड़े कार्यक्रमों में ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने अपनी सहभागिता दी है। और गुजरात, एमपी जैसे स्टेट्स में जहां लोगों का हुजूम उड़ा उनके स्वागत के लिए। फिर बात यह कि ये भी विपक्षी पार्टियों के लिए चिंता का एक विषय है। जी, मैं आपको आंखों देखी हाल बता दे रहा हूं। जब ये घटना हुई थी, जब ये आरआर शुरू किए लोग पूरी तैयारी करके, इस बार की तैयारी तो थोड़ी कमजोर है मेरे ख्याल से, ये बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी, लेकिन जब पूरी तैयारी और इस नेशनल फाइनेंसर के द्वारा जो जंतर मंतर पर ड्रामा शुरू किया गया, उसके तुरंत बाद एक करनी सेना के हम लोग के विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामड़ी। उनका पाकिस्तान बॉर्डर पे घर है, गोगामड़ी गांव का ही नाम है, एकदम आखिरी राजस्थान की। तो उनकी श्रद्धांजलि थी, 13वीं के दिन हम लोग भी गए थे। और जो आंखों देखी मैं बता रहा हूं, संयोग से आप गोगावाड़ी जब जाएंगे तो पूरे हरियाणा को लगभग क्रॉस करके जाएंगे आप दिल्ली से। जी, तो आप, मैं यूपी की बात छोड़ देता हूं, हम लोग भी गए थे, बाई रोड ही गए थे उसमें। हम लोग यहाँ से इन किए सोनीपत के आसपास से, थोड़ा सा मुझे कम है उधर गाड़ी में। दिल्ली जब हम लोग छोड़े, दिल्ली तक जहां से वो निकले, नेताजी का जहां घर है वहां सरकारी, वहां से निकले, उनका काफिला निकला और बाई रोड हम लोग गए भी, और हरियाणा क्रॉस करके राजस्थान तक हर 50 फीट पर उनके लिए होर्डिंग्स, हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पर तोरण द्वार, और हर 10-5 किलोमीटर, 10-5 नहीं, मेरे ख्याल 4-5 किलोमीटर के बाद उनको स्वागत करने वाले लोग खड़े थे। मैं और मेरे साथ भी उस समय एक वर्तमान सांसद ही थे, तो वो हतप्रभ थे हम लोग। तो जो आप किसी को इस तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगे तो ठीक है, मीडिया में 4 दिन खबरें चल जाएंगी और 4 लोगों के बीच के हीरो हो जाएंगे, और सत्य हमेशा विजयी होता है। उससे निखर कर निकले हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, और किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ठाकुर समाज से वो अलग विषय है। कोई भी व्यक्ति, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप स्पोर्ट्स के मुझसे 100 गुना अधिक जानकार समझदार है, मेरी रुचि है उसमें, लेकिन नॉलेज कम है। आपने देश दुनिया घूमे ही है उसमें। एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, न उनके बेटे न उनकी पत्नी, सब लोग सांसद विधायक रह चुके हैं भी, कोई कभी मिनिस्टर नहीं हुआ है। और एक सांसद और एक एमएलए अपनी क्षमता से अगर नंदिनी नगर जैसा जगह बसा दे, विष्णुहरपुर जैसा गांव बना दे, ये अविस्मरणीय, अतुलनीय, अद्वितीय है।
आप कल्पना कर लीजिए कि मिनिस्टर हो जाए और चीफ मिनिस्टर हो जाए, मुलायम सिंह जी ने सफाई कर दिया, हो सकता है गोरखपुर को महाराज जी ने कर दिया, मायावती जी ने अपने नोएडा को कर दिया, उसमें मुझे कोई नहीं, चाहे उनके पास असीमित संसाधन है और ताकत है, लेकिन एक सांसद को लिमिटेड, बहुत लिमिटेड सोर्स होता है। अपने पौरुष के बल पर नंदिनी नगर जैसा सिस्टम बसाना, गोंडा को राष्ट्रीय फलक पर लाना, ये बहुत ही काबिलियत, बहुत काबिल व्यक्ति का काम हो सकता है। वो अय्यासी करके और इस तरह का शोषण पोषण ड्रामा करके नहीं कर सकता, ईश्वर भी उसका साथ नहीं देंगे। तो इसके लिए मैं बताऊं, मेरा जीरा राजेंद्र बाबू के घर से एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात रोकूंगा। 1 किलोमीटर दूर मेरा घर है, मेरा पश्चिमी गांव जीरा देवी। देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई उनके पर्सनालिटी पर डाउट नहीं है, ईमानदारी पर डाउट नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ के लोगों को आज भी इस बात की कसक रहती है। लोग कह भी देते हैं कि राजेंद्र बाबू ने अपने जीरादेई और अपने सिवान के लिए कुछ नहीं किया। राष्ट्रपति थे, लंबे समय तक थे, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। उस समय पोरबंदर में गांधी जी ने किया और इलाहाबाद के लिए नेहरू ने किया, आपने देखा होगा पटेल साहब ने भी किया अहमदाबाद के लिए। एक कसक रहती है, और एक सांसद रहते हुए, सामान्य सांसद रहते हुए, वो भी लड़ते भिड़ते समाज के दुश्मनों से और इस फेडरेशन के दुश्मनों से लड़ते भिड़ते ब्रजभूषण सिंह ने जो किया है, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। और आने वाले 50-100 सालों के बाद जब लोग नंदिनी नगर आएंगे तो आप देखिएगा ब्रजभूषण शरण सिंह की फोटो स्पोर्ट्स जो भी प्रेमी है उनके घरों में लगेगी, उनकी मूर्तियां चौराहों पर लगेगी। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। इस डेंट से, हाँ ये जरूर है, मुझे भी इस बात का कसक है, आपको भी जो खेल प्रेमी होंगे, इतने बड़े सोच को फलीभूत कर देने वाले व्यक्ति के संसदीय यात्रा में पूर्ण विराम तो नहीं, लेकिन अल्प विराम लगाने का प्रयास किया गया। ये भारतीय न्याय व्यवस्था पर भी और हमारी सामाजिक सोच पर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि किसी पर आरोप लगे और उसको फांसी पर चढ़ा दो। इसी के शिकार वो भी हुए, और आगे से कोई और ना हो, हम लोग ऐसा काम न करें, ऐसा हमारा मानना है। बाकी ये मेरे जी तो कहने का सर ये मतलब है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह ये राजनीति करने के लिए, राजनीतिक माहौल बनाने के लिए ये एक नया जो है ये नाटक नौटंकी शुरू किया है विनेश फोगाट ने और कांग्रेस पार्टी ने। ब्रजभूषण शरण सिंह बहाना है, योगी निशाना हाँ, है। मेरा मुझे समझ में एक लाइन में आ रहा है, जो योगी निशाना है ब्रजभूषण सिंह बहाना, और इसमें बीजेपी के भी कुछ लोग शामिल हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। चलिए उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल हमें तो विनेश फोगाट को एक्सपोज करना था। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बंटी भाई आपने समय दिया सर, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।